नमस्कार दोस्तों। देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के संविधान के ऊपर हो रहे प्रहार को आज हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि जब से देश में पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है तब से लेकर आज दिन तक कई प्रकार के बिल लाए गए और लगभग सब प्रकार के बिल पास हो गए। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इस बिल को कर दिया है धराशायी। इस बिल को हमने पास नहीं होने दिया, इसलिए आज इनकी हो गई है हार और हमारी हो गई है जीत। तो जो लोग जीत मना रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि बिल तो 2023 के अंदर ही पास हो चुका है। इस बिल को 2023 के अंदर लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी मिली थी, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो चुके हैं और ये कानून भी बन चुका है। अब सवाल यह आता है, जब ये बिल 2023 के अंदर पास हो चुका था तो फिर 2026 के अंदर ये चर्चा का विषय क्यों बना? और जब चर्चा का विषय बना तो विपक्ष की पार्टियां इतना बुरी तरीके से नाचने पर मजबूर क्यों हो गई है? क्यों लगातार विपक्ष की पार्टी इसका विरोध कर रही है? क्या ये नहीं चाहते कि देश की महिलाएं आगे बढ़े, देश की महिलाएं राजनीति में आए, देश की महिलाएं संसद के अंदर बैठकर देश का नेतृत्व करें? क्यों आखिरकार विरोध किया जा रहा है, या किसी प्रकार का डर इन्हें सता रहा है? उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, क्योंकि आज पहली बार यह हंगामा नहीं हुआ है। इसी बिल को लेकर कई सालों से हंगामा होता रहा है, तो सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपने लगातार अभी न्यूज देखी होगी, जिसमें आपने ये पाया होगा कि लगभग 22 घंटे तक केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई है। और मुद्दा क्या है? महिला आरक्षण बिल। बीजेपी की तरफ से कहना है कि अब तक जो सीटें 543 हुआ करती हैं, उन सीटों को बढ़ाकर हम 850 करना चाहते हैं, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। आज भी महिलाओं को केवल 14% आरक्षण है, जो कि पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग कम है। पूरी दुनिया में आज 27% आरक्षण हो चुका है, पर आज भी भारत इसी जगह है। आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, इसे लेकर चर्चा हो रही है। ठीक है भाई साहब, चर्चा हो रही है तो यहाँ पर विपक्ष की पार्टी बोल रही है कि आप 543 सीटों में ही आरक्षण दे दो, सीटें मत बढ़ाओ। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बीजेपी अचानक यहाँ पर सीटें क्यों बढ़ाना चाहती है? आज क्यों बढ़ा रही है? मतलब इतना समय निकल चुका है, उस समय सीटें क्यों नहीं बढ़ी थी? उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, उसके बारे में आप जरा सुनिएगा जरा। 1971 के अंदर क्या हुआ था? जनगणना हुई। 1971 के अंदर जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अकॉर्डिंग पूरे देश के अंदर एमपी बांट दिए गए, यानी कि सांसद बांट दिए गए। पूरे देश की जनगणना में यह पाया गया कि भाई इस राज्य के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो इतने सांसद तय कर दो। इस राज्य के अंदर छोटी सी जनसंख्या है, छोटा राज्य है, तो केवल इतने ही सांसद काफी हैं। वो 1971 के अकॉर्डिंग पूरा तय कर दिया गया और पूरे देश के अंदर वैसे ही सांसद तय हो गए, है ना। अब 1971 के बाद दौर आया 1976 का, और 1976 के अंदर क्या हुआ? 131 एक अमेंडमेंट लाया गया संविधान के अंदर, और इस 131 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया 1976 के अंदर कि अब आने वाले 25 साल तक जो है आप इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि परिसीमन आप नहीं करेंगे, किसी प्रकार का आप बदलाव नहीं करेंगे। यानी आज दिन तक 1971 से लेकर 2026 तक कौन सा रूल चला आ रहा है? वही जनसंख्या जो 1971 के अंदर हुआ करती थी, जिस जनसंख्या के आधार पर तय हो गया था, वही सांसद आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि 2011 की जनगणना में आपने देखा होगा कितना ज्यादा बदलाव हुआ, और अब जनगणना शुरू हुई है तो आप इसका अंजाम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि कितनी जनसंख्या हो चुकी है। मतलब ऐसा हो चुका है कि जनसंख्या काफी हो गई है, पर उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति आज कम हो गए हैं। और यही बात चाहती है बीजेपी कि यहां पर सांसदों की सीटें बढ़ा दी जाए, ताकि उनका नेतृत्व भी बहुत आसानी से हो जाए। अब आपको 1976 तक का दौर समझ में आया होगा ना। अब इसी 131 के अंदर संशोधन करके चाहती है सरकार कि ये जो 25 साल का समय पूरा हुआ है, इसके अंदर संशोधन करके हम सीटें बढ़ा दें। अब इसके आगे की स्टोरी जानने से पहले आपको इसका थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा कि इस बिल के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, और पूरे संसद के अंदर कितनी बार इस बिल को लेकर हंगामा हो चुका है।
ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है HD देवगौड़ा। आप सभी जानते होंगे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये जनता दल पार्टी से आते हैं और पहली बार 1996 के अंदर इनके दिमाग में ये आइडिया आता है, यानी कि जनता दल पार्टी जो कि आज की ही बीजेपी है, इनके तरफ से ये बिल लाया गया था और कहा गया था कि भाई साहब हम चाहते हैं कि देश की महिलाएं आगे बढ़े, देश की महिलाओं को आरक्षण मिले, देश की महिलाएं राजनीति में बराबर कदम मिलाकर चले, क्योंकि आज देश पुरुष प्रधान है तो महिलाओं के हाथों में भी नेतृत्व जाना चाहिए, जिसे लेकर यहां पर बिल लाया गया। जब बिल यहां पर लेकर आया गया तो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से कुछ नेता निकल के आते हैं, सांसद निकल के आते हैं और सदन के अंदर हंगामा शुरू करते हैं और इस बिल को पूरी तरीके से फाड़ देते हैं। विपक्ष की पार्टी बड़ा बुरी तरीके से हंगामा करती है और उस समय इस बिल का इतना विरोध होता है कि बिल को फाड़ दिया जाता है और लंबा हंगामा चलता है और फिर इस बिल का नामो निशान हो जाता है चुप। मतलब वो बिल उस समय भी पास हो सकता था, पर विपक्ष की पार्टियों ने इतना हंगामा किया कि वो बिल पास ना हो सका। कुछ समय निकला, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम में कई बार प्रयास हुए, मतलब एक बार नहीं, इस बिल को पास करने के लिए इन्होंने कई बार प्रयास किए। जैसे पहली बार इन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया 1991 में, हंगामा हुआ, बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद 1999 में, है ना, हंगामा हुआ, फिर बिल पास नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद 2002 के अंदर बिल लेके आए, उस समय भी हंगामा किया, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। 2023 के अंदर हंगामा हुआ, पर वहां पे कुछ विपक्ष की पार्टियों की तरफ से यह मांग रख दी गई थी कि अलग अलग आरक्षण दो। मतलब अभी जो आरक्षण मिल रहा है ना 33%, यह ऑल ओवर महिलाओं के लिए है, चाहे वो कैसी भी कैटेगरी से हो। पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में 2003 के अंदर यह कह दिया गया था कि ओबीसी के लिए अलग कर दो, एसटी एससी के लिए अलग कर दो, जनरल के लिए अलग कर दो। तो यहां पर वो कैटेगरी नहीं बांटना चाहती थी सरकार और बोला था कि ऐसा नहीं होगा, देश की महिलाएं हर एक समान है, इसीलिए पूरे देश की महिलाओं पर यह लागू होगा। और उस समय भी हंगामा हुआ, ये पास ना हो सका क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी यहां पर हंगामा कर रही थी। अब सवाल आता है कि बिल को लाया गया, पर एक हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलते मिलते रुक गई। किसके समय में? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से 2010 के अंदर बिल लाया गया। एक बड़ी सफलता मिल रही थी, पर मिलते मिलते कहीं ना कहीं रुक गई। इन्होंने क्या किया, बिल को सीधा लोकसभा में ले जाने के बजाय राज्यसभा में लेकर चले गए। जब 2010 के अंदर ये बिल को राज्यसभा के अंदर लेके जाते हैं तो पूर्णतः ये पास हो जाता है। अब पास हो गया तो इनके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए थी ना कि जब राज्यसभा के अंदर पास हुआ है तो अब लोकसभा के अंदर ले जाते हैं। पर इनको लगातार डर सता रहा था। और डर किस बात का? क्योंकि अब तक इस बिल को लेकर कई प्रकार के हंगामे हुए हैं। बेंच पे चढ़ के सांसदों ने पूरी तरीके से बिल को फाड़ा, हंगामा हुआ, बहुत देर तक डिबेट चली और उसी बात को सोचते हुए 2010 के अंदर ये राज्यसभा में तो पास करवा पाए, पर लोकसभा में डर के मारे नहीं लेके गए और बिल वहीं अटक कर रह गया, जिससे वो पास नहीं हो सका। कुछ समय और निकला और दौर आया 2023 का। 2023 के अंदर पीएम मोदी की सरकार की तरफ से इस बिल को लाया गया और महिला आरक्षण बिल का नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल को लाया गया, कई प्रकार की चर्चा हुई, बहस हुई, बातचीत हुई और उसके बाद में अंततः लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किया और बन गया कानून। अब जो शुरुआत मैंने करी थी जिसमें मैंने बोला था कि बिल 2023 के अंदर पास हो चुका था, तो इससे लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, जरा सुनिएगा। 2023 के अंदर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, पर कानून लागू नहीं हुआ। और कानून लागू नहीं हुआ उसके पीछे की रीजन है तीन रीजन है। अमेंडमेंट 131 है ना, पहला रीजन। दूसरा रीजन है जनगणना और तीसरा रीजन है यहां पर परिसीमन। क्या है? परिसीमन। अगर ये तीनों चीजें सही हो जाती है तो ये बिल पास हो जाएगा और अगर ये चीजें सही नहीं होगी तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। अब मैं इन तीनों चीजों के बारे में आपको समझाने वाली हूं। सबसे पहले समझिए परिसीमन क्या होता है, जिसे लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट है।
परिसीमन की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा उसी दौर में चलो जो मैंने शुरू में समझाया था। मैंने कहा था कि 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग परिसीमन तय कर दिया गया था, कह दिया गया था आज जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग सारे एमपी होंगे। फिर 1976 के अंदर 131 अमेंडमेंट लाया गया और उसमें यह बात कह दी गई थी कि अब लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उन्हें हम फ्रीज कर रहे हैं 25 सालों के लिए, इन सीटों को अब नहीं हिलाया जाएगा, बिल्कुल ये सीट स्थिर हो चुके हैं, जितनी होगी उतनी ही रहेगी, है ना। अब क्या हो रहा है, 131 के अंदर संशोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन करने के बाद ये फ्रीज की गई सीटें अब बढ़ाने के दौर पर आ गई हैं, जिसमें 543 सीटों को बढ़ाकर 850 सीटें कर दी जाएगी। और इन 850 सीटों के अंदर क्या होगा, 815 सीटें तो मिलेगी राज्यों को और 35 सीटें जो हैं वो किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी केंद्र सरकार को। क्या मिल जाएगी, केंद्र सरकार को। अब यहां पर विपक्ष की पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं? विपक्ष की पार्टी का विरोध करने का पहला रीजन यह है कि उत्तर और दक्षिण का फर्क। क्या है, उत्तर और दक्षिण का फर्क। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत है ना, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले जितने इलाके हैं उनमें है जनसंख्या ज्यादा। जैसे आप यूपी में चले जाओ, महाराष्ट्र के अंदर चले जाओ, बिहार के अंदर चले जाओ, है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारे राज्यों में है जनसंख्या ज्यादा। वहीं आप दक्षिण भारत के अंदर चले जाओ तो वहां पे है जनसंख्या कम, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, जनसंख्या है कम। अब परिसीमन जब होगा तो उसके अंदर ये डिसाइड होगा, जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर बहुत ज्यादा सीटें हैं, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें हो जाएगी। एक जस्ट एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए कि अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आपने रख दिया, अगर उस स्कूल के अंदर 100 बच्चे आते हैं तो 100 बच्चों पे कम से कम 2 टीचर होंगे, है ना। अगर 200 बच्चे आते हैं तो उस पे कम से कम 400 टीचर होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 300 बच्चे हो गए हैं फिर भी 1 टीचर होगा, काम चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलने वाला। या फिर आप मान लीजिए अगर 50 यहाँ पर बच्चे हैं तो उनमें 2 टीचर रखेंगे क्या? नहीं रख सकते ना, 100 बच्चे होंगे तभी तो हम यहाँ पे 2 टीचर रख पाएंगे। तो बात ये हो रही है कि जनसंख्या ज्यादा हो गई है और उन्हें हैंडल करने वाला, उनकी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए अब तक केवल एक ही व्यक्ति वहां पर है। सरकार को चाहिए 2 व्यक्ति हो जिसमें एक महिला वहां पर शामिल हो जाए, तो वो उसको प्रेजेंट कर पाए बहुत आसानी से। अब यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि ऊपर ऊपर की जितनी भी है, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राज्य भी बड़े हैं, जनसंख्या भी ज्यादा है और इन सभी राज्यों में आती हैं ज्यादातर बीजेपी की सीटें, है ना। और दक्षिण भारत में बीजेपी ज्यादा है नहीं, वहां पर जनसंख्या भी लिमिट है और वहां पर सीटें भी कम हैं। इस हिसाब से उनकी सीटें सीमित हो जाएगी, ऊपर वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाएगी। वही तो बहुत बड़ा डर सता रहा है कि भाई साहब ऐसा कर दिया तो क्या होने वाला है। तो आप इस बात को जरा समझिए। तो शायद आपको एक पॉइंट तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, दूसरा पॉइंट हम आगे समझेंगे, पर मैं यहाँ पर आपको परिसीमन समझा रही थी, है ना। तो परिसीमन आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या के आधार पर तय हो जाएगा, जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या उनको यहां पर ज्यादा मिल जाएगा। और विपक्ष की पार्टी बोल रही है हम नक्शा नहीं बदलने देंगे, जैसा है वैसा चल रहा है, आप एक काम करो 543 सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग 33% आरक्षण दे दो महिलाओं को। ये कांग्रेस पार्टी की यहां पर डिमांड है। अब दूसरा तो आप सभी जानते हैं जनसंख्या, है ना, तो जनगणना होगी तभी जनसंख्या के बारे में यहां पर पता चलने वाला है। अब क्या हुआ, कल जो डिबेट हुई थी उस डिबेट के अकॉर्डिंग पक्ष में पड़े थे 298 वोट और विपक्ष में पड़े थे 230 वोट। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ज्यादा है, ये कम है, फिर भी बिल पास क्यों नहीं हुआ, गिर कैसे गया? बल्कि 54 वोटों से बिल गिर गया था। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी बिल पास करने के लिए 1/3 बहुमत नहीं चाहिए होता है, बल्कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है ना। और यहाँ 2/3 बहुमत नहीं आया, 543 का आप आधा कर लो और आधा करके 1-2 सीटें बढ़ा दो, वो यहाँ पर वोट मिलना था, वो वोट नहीं मिल पाया, इस वजह से ये बिल यहाँ पर पास नहीं हो सका। और इसी वजह से ये सारा का सारा यहाँ पर हंगामा हो रहा है कि भाई साहब हम पास नहीं करने देंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो उत्तर दक्षिण को बांटने की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, ये बात कही गई है विपक्ष की पार्टी की तरफ से। और इसी बात को लेकर अमित शाह ने जो है इसका स्टेटमेंट दिया है। अब आप देखिए, ये बिल जब धराशायी हुआ यानी कि गिरा 54 वोटों से, तो राहुल गांधी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है जरा देखिएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने संविधान पर हुए
प्रहार को पूरी तरीके से हरा दिया है। साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि ये भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। देखिए आप जरा, दूसरा स्टेटमेंट आता है प्रियंका का, यह हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की एकता के लिए एक बड़ी जीत है। किस हिसाब से कहा है भाई? देश की, जैसा कि मैंने अंदर कहा है कि संविधान पर हमला था और हमने इसे विफल कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। कैसे संविधान के ऊपर? संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है क्या? संविधान पर हमला है, कुछ भी मतलब। दूसरा आप देखिए यहाँ पर शशि थरूर ने कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि हम महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करते हैं। ये सही बात है और अभी इसके पक्ष में मतदान करने को भी तैयार है। हालांकि परिसीमन को नहीं जोड़ना चाहिए था। भाई साहब, इनका स्टेटमेंट सुन के ना लगता है कि स्टेटमेंट आया है, बाकी वो स्टेटमेंट किस हिसाब से था कि संविधान पर प्रहार हो रहा है? क्या मतलब? परिसीमन की चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप विरोध करो ना, आप सीधा संविधान, देश, ये वो, मतलब क्या है ये आप जरा इस चीज को यहाँ पर देखिए। अब ये लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी बीच कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल है। कंगना रनौत ने कहा था कि महिलाओं की इज्जत कभी भी विपक्ष की पार्टी नहीं कर सकती, खास करके कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, इनकी तरफ से एक स्टेटस डाल के कहा गया था ट्विटर के ऊपर। इन्होंने कहा था, जब कंगना रनौत यहाँ पर चुनाव जीती थी उस समय कहा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मतलब इनका फोटो पोस्ट करके ये लिखा गया था। तो महिलाओं का किस प्रकार से सम्मान यहाँ पर हो रहा है, आप जरा इस बात को यहाँ पर देख लीजिए। और जब सीटें बराबर हिसाब से वितरित हो जाएगी, महिलाएं आगे बढ़ेगी, तो इनके पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये अपनी सीटें छीन जाने के चक्कर में डरे हुए हैं क्या? ये तो खुद महिलाएं हैं। महिला, वो कहते हैं ना, सच्चाई है, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। और ये बात इन्होंने आज सही तरीके से यहाँ पर साबित करने की कोशिश भी करी है। दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि अगर आज ये बिल पास नहीं होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार होगा विपक्ष, क्योंकि हमने महिलाओं के बारे में सोचा है। हम मातृशक्ति को कुछ दे नहीं सकते हैं, है ना? और आज अगर हमने उनको देने की कोशिश करी भी है तो वो भी बहुत छोटा है। क्यों? आप देखिए, देश की आजादी के बाद अब तक महिलाओं को वो जगह नहीं मिल पाई जो मिल जानी चाहिए थी। कहाँ है? आप देखिए ना, अब तक कहाँ है? अब देखिए, 3 पुरुष अगर बेटे हैं तो उनमें एक महिला होनी चाहिए, वो है ही नहीं आज भी। और उसी बात को लेकर अब इन्होंने कहा है कि विपक्ष उत्तर दक्षिण का भेदभाव कराना चाहता है, हम नहीं होने देंगे। ये क्या नैरेटिव फैला रहे हैं? बाल सफेद हो जाएंगे, आप यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, देश का विभाजन करके सत्ता नहीं मिला करती। क्योंकि विपक्षी पार्टी ने हर बार विरोध किया है। ये अमित शाह के शब्द हैं। और किस प्रकार का विरोध है? ट्रिपल तलाक लेके आए विरोध, जीएसटी लेके आए विरोध, आर्टिकल 370 लेके आए उसके ऊपर विरोध, राम मंदिर के मामले में विरोध, हर प्रकार की चीजें है ना, हर प्रकार की, ऑपरेशन सिंदूर तक का कर दिया है विरोध। हर प्रकार का विरोध किया जा रहा है और आज ठीक इसी प्रकार का विरोध कर रहा है पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान के मन में डर है कि पूरे भारत के नक्शे में ये सारी चीजें डाल दी जाएगी कि इतना यहाँ से रिप्रेजेंट करने वाली महिला आने वाली है, तो जरूर पाकिस्तान के पास जो हमारा पीओके है उसे लेकर भी चर्चा हो गई और उसी चीज को लेकर पाकिस्तान भी परेशान है। पाकिस्तान बोल रहा है कि पीओके को लेकर तो बात ही मत करना क्योंकि ये हमारा इलाका है। मतलब आज पीओके को लेकर भी साफ सुथरी बात यहाँ पर सदन में आ चुकी थी, तो इसे भी वापस वाकई में सोचने वाली बात यहाँ पर निकल के आती है। अब देश की महिलाओं की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि अगर ये बिल पास नहीं किया गया तो देश की हर महिला सड़क पर आपको नजर आने वाली है, अपने हक के लिए लड़ने वाली है। क्योंकि अब जाकर किसी ने हक के बारे में सोचा है, अब जाकर किसी ने बोला है कि देश की महिला नेतृत्व करने के लिए सदन के अंदर आकर बैठेगी, जिसे लेकर देश की महिला अब सड़क पर उतरने के लिए एकदम तैयार है। बाकी आप जो भी सोचते हैं इस बिल को लेकर अपनी राय जरूर से लिखिएगा, क्योंकि देश में पक्ष विपक्ष चलता रहता है, पार्टी आपस में लड़ती रहती है, बात बनाती रहती है, बट यहाँ पर देश का कल्याण होना चाहिए। खास करके अगर बात महिलाओं की आ रही है तो उसे लेकर ये बिल जरूर से पास हो जाना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, कोड लगाना है नारी100, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।